हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे आधुनिक राज्य का उदय और विकास, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट। इस बुक का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इससे पहले के जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए जानते हैं डिटेल में कि आधुनिक राज्य का उदय और विकास कैसे हुआ है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न स्टेट। नगर राज्यों की नागरिकता, विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता की दृष्टि से मानव जीवन के प्रत्येक पहलू की सर्वतोन्मुखी साझेदारी थी। ये कथन है बर्क के। ये कथन को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका जो MCQs पूछा जाता है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये कथन किसके है। राज्य का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। राज्य का उदय मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक दिनों में अत्यंत अपरिष्कृत रूप में हुआ और सभ्यता के विकास के साथ साथ इसके रूप में परिवर्तन होते गए। आदिकाल से लेकर आज तक राज्य को अपने वर्तमान स्वरूप राष्ट्रीय राज्य को प्राप्त करने में अनेक अवस्थाओं और रूपों से होकर गुजरना पड़ा है। यह कहना बहुत अधिक कठिन है कि राज्य की ये अवस्थाएं कौन कौन सी थी, क्योंकि इस अवस्था में राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों में बहुत मतभेद है। फिर भी विश्व के सभी राज्यों के विकास के विश्लेषण के आधार पर राज्य के विकास की कुछ अवस्थाएं निश्चित की गई है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। राज्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में आदि राज्य अवस्था है द ट्राइबल स्टेट। कुटुंब या परिवार सबसे पहली सामाजिक इकाई और कबीला सबसे पहली राजनीतिक इकाई थी। कबीले में ही हम सबसे पहले सरकार अथवा राज्य के लक्षण पाते हैं, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि कुछ व्यक्ति आज्ञा देते हैं और शेष उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कबीले में कबीले का मुखिया कबीले के शेष व्यक्तियों को आज्ञा देता था और सभी उनके आदेश का पालन करते थे। आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित भी किया जाता था। यद्यपि इन आदि समुदायों या कबीलों में आधुनिक राज्य की तुलना में जनसंख्या और भूभाग कम होता था, किंतु शक्ति और संगठन के तत्व इनमें मौजूद थे। विशेष बात यह है कि इन कबीलों में कोई लिखित कानून नहीं होता था, बल्कि उनके रीति रिवाज ही कानून समझे जाते थे। इन कबीलों में आपस में लगातार युद्ध होते रहते थे और जब किसी शक्तिशाली कबीले का सरदार आसपास के कमजोर कबीलों को जीत लेता था तो वह राजा बन बैठता था और जीते हुए कबीलों में रहने वाले लोग उसकी प्रजा बन जाते थे। इस प्रकार विश्व के अलग अलग क्षेत्रों के छोटे छोटे अनेक राज्य स्थापित हो गए। राज्य के ऐतिहासिक विकास की एक अवस्था है प्राच्य या पूर्वी साम्राज्य द ओरिएंटल एम्पायर। धीरे धीरे कबीले उन स्थानों पर बसने लगे जहां वे सरलता से गुजर बसर कर सकते हैं। सम जलवायु, उपजाऊ भूमि और पानी की अधिकता आदि प्राकृतिक साधनों वाले क्षेत्र में व्यवस्थित एवं राजनीतिक जीवन का उदय हुआ। इस प्रकार नील, यूफ्रेटिस, सिंधु, गंगा, यलो तथा यांगत्से आदि नदियों की घाटियों में मिस्र, बेबीलोन, सीरिया, भारत तथा चीन आदि विशाल राज्यों की स्थापना हुई। तेजी के साथ बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए भूमि की आवश्यकता ने युद्धों को जन्म दिया और ये युद्ध भी इन राज्यों की स्थापना के कारण बने। युद्ध के परिणाम स्वरूप दासों की संख्या बढ़ी, वाणिज्य तथा व्यापार विकसित हुआ। व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर जातियां विकसित हुई और धार्मिक भावनाओं के कारण एक पुजारी वर्ग का भी उदय हुआ। बढ़ते हुए धन, समाज की रक्षा की भावना, आए दिन युद्ध और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा ने उच्च अधिकारियों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिससे आगे चलकर सम्राट की उत्पत्ति हुई। अस्थायी सैनिकों का स्थान स्थायी सेना ने ले लिया और पुजारी, राजनीतिज्ञ तथा सैनिक वर्ग एक दूसरे के पूरक बनकर समाज को व्यवस्थित करने के मार्ग पर आगे बढ़े।
ऐसी स्थिति में महत्वाकांक्षी नेताओं के लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे राज्यों का विकास हुआ और कुछ राज्यों ने अन्य राज्यों को अपने में मिलाकर साम्राज्य का रूप ले लिया। इस प्रकार सुमेरियन, असीरियन, भारत का साम्राज्य, मिस्र और चीन के साम्राज्य विकसित हुए। इस प्रकार के साम्राज्य में फारस के साम्राज्य को छोड़कर अन्य साम्राज्यों के क्षेत्र का प्रादेशिक प्रबंध और संगठन बहुत कमजोर था। फारस के अलावा अन्य साम्राज्यों का काम केवल राजस्व वसूल करना और सैनिक भर्ती करना था। उसका ना तो कोई एक सामान्य उद्देश्य था और ना एक सामान्य वफादारी। सत्तारूढ़ राजवंश के कमजोर होते ही शक्तिशाली प्रतियोगी शासन और सत्ता के लिए आपस में लड़ने लगते थे। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वास्तविक राजनीतिक प्रगति के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रारंभिक साम्राज्य इस प्रकार अस्थिर ही रहे। पश्चिमी लेखकों के द्वारा पूर्व के इन साम्राज्यों को राजनीतिक संगठन की दृष्टि से अत्यंत अपूर्ण ही कहा गया है। सोल्टाउ ने तो इन राज्यों के संबंध में यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से इन साम्राज्यों का महत्व बहुत कम है। उनमें बहुत कम ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाओं का उदय हुआ जो अध्ययन के योग्य हो, तथा उन सब की विशेषता यह थी कि वे आंतरिक दृष्टि से अस्वस्थ एवं पंगु थे। वर्तमान दृष्टिकोण से पूर्व के इन साम्राज्यों की आलोचना उचित हो सकती है, किंतु उनके अस्तित्व काल के दृष्टिकोण से इस प्रकार की आलोचना उचित नहीं है। पूर्वी साम्राज्यों का राज्य के विकास क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आलोचक गैटल और सोल्टाउ के द्वारा भी पूर्व के इन साम्राज्यों की अच्छाई को स्वीकार किया गया है। गैटल के शब्दों में इन महान साम्राज्यों ने संस्कृति की आधारशिला रखने में, संकुचित एवं स्थानीय आधार को तोड़ने में तथा मनुष्य जाति को व्यापक राजसत्ता से परिचित कराने में महत्वपूर्ण योग दिया है। कृषि, उद्योग, व्यापार, कला, विज्ञान और साहित्य की तो इन साम्राज्यों में निसंदेह काफ़ी उन्नति हुई। इस युग में बने मिस्र के पिरामिड आज भी कला के श्रेष्ठ नमूने समझे जाते हैं। यूनानी नगर राज्य, द ग्रीक सिटी स्टेट्स, राज्य के विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था यूनान में मिलती है। यद्यपि यूनान में सभ्यता का विकास पूर्व के देशों की अपेक्षा कुछ देर से हुआ, किंतु एक बार प्रारंभ हो जाने पर इसकी गति तीव्र रही। यूनान देश की भौगोलिक परिस्थितियां, राजनीतिक अधिकार और उनके प्रयोग के लिए बहुत ठीक है। इसके अलावा यूनानियों का धर्म तथा जीवन के संबंध में दृष्टिकोण पूर्णतया प्राकृतिक था और इस कारण उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी। यूनानियों ने अपने स्वावलंबी और स्वशासित नगर राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक संगठनों को विकसित किया। इन सभी समाजों में विकास के तत्व निहित थे। केवल स्पार्टा ही बराबर रूढ़िवादी बना रहा। अन्य नगर राज्यों में राजनीतिक विकास का साधारण क्रम राजतंत्र से कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र से निरंकुश तंत्र और अब प्रजातंत्र था। यूनानी नागरिक अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार होते थे और नगर के सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता था। नागरिकता एक कर्तव्य तथा एक व्यवसाय के रूप में थी। यूनानी नगर को एक नैतिक संस्था मानते थे और नगर सामाजिक जीवन की लगभग सभी जरूरतों को पूरा करते थे। यूनानियों के जीवन का दृष्टिकोण प्रारंभ से लेकर अंत तक सामाजिक था और उनका विश्वास था कि नगर से बाहर रहकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार यद्यपि यूनान के नगर राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर थे, किंतु उनमें बहुत कुछ गंभीर त्रुटियां भी थी। पहली, ये नगर राज्य दास प्रथा पर आधारित थे, जो अपने आप में अनेक बुराइयों का मूल थी। दूसरी, स्थानीय प्रेम से पूर्ण इन नगर राज्यों में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूप से अभाव था। इसी कारण उनमें कभी भी ऐसी सर्वमान्य राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया जो उन्हें राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांध देती। नगर राज्यों ने कमजोर और लचर संघ बनाया, किंतु इससे आगे ये कुछ न कर सके। नगर की सीमा में बंधे रहने के कारण लोगों में दूसरे नगरों और शेष दुनिया के प्रति तीव्र उपेक्षा
और निषेधात्मक भावना एटीट्यूड ऑफ बिटर एक्सक्लूसिवनेस थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए युद्धों ने एक एक करके सभी नगर राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया। यूनान की शक्ति कम होती गई और एक दिन वह आसानी से मकदूनिया और फिर रोम का शिकार बन गया। वैदिक कालीन गणराज्य, वैदिक रिपब्लिक्स। जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे, उन्हीं दिनों भारत में भी छोटे छोटे गणराज्य पाए जाते थे। वैदिक कालीन गणराज्यों के संबंध में यद्यपि नगर राज्यों के समान विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि गणराज्यों की शासन प्रणाली सर्वत्र एक सी नहीं थी। ये गणराज्य दो प्रकार के थे। प्रथम प्रकार के गणराज्यों में गढ़ के सब नागरिक राज्य की शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से भाग लेते थे। वे राज कार्य का संचालन और गढ़मुख का निर्वाचन करते थे। दूसरे प्रकार के गणराज्य में वे थे जिनमें प्रमुख परिवारों के मुखिया सामूहिक रूप से राज कार्य का संचालन करते थे। इन गणराज्यों का सबसे प्रमुख दोष उनकी निर्बलता था और इस कारण जिस प्रकार यूनानी नगर राज्य रोम के सार्वभौम साम्राज्य में मिल गए, उसी प्रकार वैदिक कालीन गणराज्य पाटलिपुत्र के सार्वभौम साम्राज्य में मिल गए। रोमन साम्राज्य, द रोमन एम्पायर। यूनान के राज्यों की भांति रोम के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ भी एक नगर राज्य के रूप में हुआ था। प्रारंभ में इस नगर का कोई विशेष महत्व न था, पर अपनी केंद्रीय स्थिति और देश की एकमात्र जहाजरानी के योग्य महत्वपूर्ण नदी पर स्थिति होने के कारण यह नगर राज्य बहुत शीघ्र ही एक प्रधान राज्य बन गया। इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न कबीलों में एक सामान्य धार्मिक उपासना के कारण एकता की भावना मजबूत हो गई। अपने घर में अपने को शक्तिशाली बनाकर रोम का यह नगर साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ा। पहले उसने इटली के नगर राज्य को अपने में मिलाया और फिर धीरे धीरे फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों में ही अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया, बल्कि उसने ग्रीस, मिस्र और एशिया माइनर आदि दूर स्थित प्रदेशों को जीतकर अपने में शामिल कर लिया। इस प्रकार रोम एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया और रोम से ही इस संपूर्ण साम्राज्य का शासन प्रबंध होने लगा। इस प्रकार के विशाल साम्राज्य के लिए रोम ने उस समय की दृष्टि से बिल्कुल नई शासन पद्धति का आविष्कार किया। साम्राज्य को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए एक प्रभावपूर्ण केंद्रीय शासन और नियंत्रण की व्यवस्था की गई। जीते हुए भूभाग प्रदेशों में बांट दिए गए और हर प्रदेश में एक रोमन अधिकारी को, जिसे प्रोकॉन्सल कहते थे, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। स्वयं रोम में गणतंत्र का स्थान तानाशाही सैनिक शासन ने ले लिया और साम्राज्य सर्वशक्तिमान बन गया। जन परिषद सीनेट को प्रमुख स्थान प्राप्त था, परंतु इस पर भी साम्राज्य का नियंत्रण रहता था। सम्राट की सीनेट की मर्यादा और महत्ता निर्धारित करता था और अंत में सम्राट के आदेश ही विधि माने जाने लगे। विधि मतलब कि कानून। दूसरी सदी के अंत तक विभिन्न प्रदेशों के निवासियों को भी रोम की नागरिकता मिल गई। इसी बीच इस पुराने सिद्धांत शासक को प्रजा से ही अधिकार प्राप्त होते हैं का स्थान दैवी उत्पत्ति सिद्धांत ने ले लिया। सम्राट की सत्ता ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानी जाने लगी और ईसाई धर्म को राज्य धर्म स्वीकार कर लेने पर सम्राट को पृथ्वी का परमात्मा का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस प्रकार प्राचीन लोकतंत्रीय नगर राज्य एक तंत्रीय विश्व साम्राज्य बन गया। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और स्थानीय स्वाधीनता का मान घट गया और उनके स्थान पर एकता, व्यवस्था, विश्व विधि और विश्व बंधुत्व के रोमन आदर्शों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। संसार को सबसे पहले सुव्यवस्थित और सुशासित राज्य देने का स्थायी गौरव रोम को ही प्राप्त है। रोम का शासन पश्चिम में 5000 वर्ष तक और पूर्व में 1500 वर्ष तक कायम रहा। रोमन साम्राज्य के ढांचे के आधार पर ही कैथोलिक धर्म संघ ने अपना संगठन स्थापित किया और रोम की व्यवस्था देखकर ही पूरे मध्य युग में एक विश्वव्यापी साम्राज्य की भावना लोगों के मस्तिष्क में घूमती रही।
रोमन विधि, उसके उपनिवेश और नगरपालिकाओं की शासन व्यवस्था आधुनिक युग को रोमन साम्राज्य से वसीयत में मिली है। संप्रभुता और नागरिकता के आदर्श और विभिन्न जातियों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की पद्धतियाँ रोमन साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण देन है। रोमन साम्राज्य की कमियाँ। वीकनेस ऑफ द रोमन एम्पायर। इतना होते हुए भी रोमन साम्राज्य में कुछ आधारभूत दोष थे। सबसे प्रमुख दोष यह था कि रोमन साम्राज्य की शक्ति अव्यवस्थित थी। रोम की सेना शक्तिशाली होने के साथ साथ अनियंत्रित भी थी। इस दोष के परिणाम स्वरूप रोम की जनतंत्री सभा यानी सीनेट को पहले मेरियम, फिर सुल्ला और अंत में जूलियस सीजर के सामने समर्पण करना पड़ा। इस अव्यवस्थित शक्ति का परिणाम यह हुआ कि रोम का जनतंत्र तानाशाही में बदल गया और जूलियस सीजर के भतीजे ऑक्टेवियन सीजर ने तो वहाँ वंश परंपरा पर आधारित शासन का ही श्री गणेश कर दिया। रोम में अन्य देशों में दास प्रथा प्रमुख थी, जो साम्राज्य के इतने उन्नत होने पर भी उसमें प्रचलित थी। साम्राज्य की जनता का अधिकांश भाग दासों का था, जिन्हें राज्य के प्रति कोई लगाव नहीं था और जो नितांत उदासीन थे। वास्तव में रोमन साम्राज्य में एकता की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जनतंत्र का बलिदान कर दिया गया था। यूनान तथा रोम दोनों की ही अपूर्णता की चर्चा करते हुए गैटल ने ठीक ही लिखा है कि यूनान ने बिना एकता के प्रजातंत्र का विकास किया था, रोम ने बिना प्रजातंत्र के एकता की प्राप्ति की थी। रोमन साम्राज्य के पतन के अन्य कारण थे शासन की हृदयहीन दक्षता, उच्च वर्गों का नैतिक पतन, महामारियाँ, साम्राज्य का कमज़ोर आर्थिक आधार, सम्राटों के उत्तराधिकार का निर्णय करने वाली विधि का अभाव, धार्मिक अव्यवस्था और बर्बर जातियों के हमले। यद्यपि इन कारणों से रोम का पतन हो गया, पर पतन के बाद उसका नाम, प्रभाव और यश पहले से भी अधिक हो गया। पाटलिपुत्र यानी मगध का साम्राज्य, मगध एम्पायर। पश्चिम के रोमन साम्राज्य के समान ही भारत में मगध का सार्वभौम राज्य स्थापित हुआ। मगध का जनपद पहले महाजनपद बना और उसने भारत के अन्य छोटे छोटे जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत भी बहुत समय तक मगध के साम्राज्य में शामिल रहा। विदेशों के भी अनेक देश इस साम्राज्य के अंतर्गत रहे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मगध साम्राज्य की शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस साम्राज्य में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित इस नीति के आधार पर आचरण किया जाता था कि स्थानीय कानूनों का आदर किया जाए और साम्राज्य के कानून इन कानूनों को दृष्टि में रखते हुए बनाए जाए। इस साम्राज्य के नागरिक रोमन साम्राज्य के नागरिकों से अधिक स्वतंत्र थे और स्वशासन के अधिकारों का उपभोग करते थे। शासन की दृष्टि से भी यह अधिक सुव्यवस्थित था। इस प्रकार मगध के साम्राज्य में केंद्रीकरण के साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन को भी उचित स्थान प्राप्त था। यद्यपि इसके कारण सम्राट के निर्बल होने पर कुछ प्रांत अथवा जनपद स्वतंत्र भी हो जाते थे। सामंतवादी राज्य, द फ्यूडल स्टेट। राज्य के विकास क्रम में सार्वभौमिक साम्राज्य के बाद सामंतवादी राज्य आते हैं। रोमन साम्राज्य जर्मनी की बर्बर ट्यूटन जाति के आक्रमणों के परिणाम स्वरूप छिन्न भिन्न हो गया और उसके अवशेषों पर विजेता सरदारों के अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए। साम्राज्य के जो भाग जर्मन आक्रमणों से बच गए, उन भागों के अधिकारियों या स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों ने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। कुछ ऐसा दौर चला कि जिस किसी के पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी, उसी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया और वह जनसाधारण का राजा बन बैठा। इस प्रक्रिया के द्वारा सामंतवादी राज्य अस्तित्व में आए। सामंतवादी राज्य का संगठन एक श्रृंखला के समान होता था, जिसकी सबसे ऊंची कड़ी राजा तथा सबसे नीची कड़ी दास होते थे। जब कोई विजेता सरदार किसी प्रदेश पर अधिकार जमाता था, तो वह उस प्रदेश को अपने साथियों में बांट देता था। वह स्वयं राजा तथा प्रदेश के उन भागों को प्राप्त करने वाले उसके साथी सामंत हो जाते थे। यह सामंत लोग अपनी अपनी जागीर के पूर्ण स्वामी होते हुए भी राजा के अधिकार में होते थे और आवश्यकता के समय राजा को सैनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। जागीरों पर
सामंतों का पूर्ण अधिकार होता था और इस संबंध में उत्तराधिकार व्यवस्था प्रचलित थी। कुछ बड़े सामंत अपनी जागीरों को उप सामंतों में बांट देते थे और उनके आपसी संबंध भी राजा तथा सामंतों के समान ही होते थे। सामंत लोग भी अपनी जागीरों को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट देते थे और इस प्रकार उनके नीचे उनके राव, राजा तथा जागीरदार होते थे। ये लोग स्वयं को प्राप्त भूमि दासों में बांट देते थे जो खेती बाड़ी करते थे। इस प्रकार सामंतवादी राज्य की स्थिति एक पिरामिड के समान थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा, उसके नीचे सामंत, उसके नीचे राव, राजा तथा छोटे छोटे जागीरदार और उसके सबसे नीचे दास होते थे। केवल पूर्वी रोमन साम्राज्य को छोड़कर संपूर्ण रोमन साम्राज्य में इस प्रकार के सामंतवादी राज्य फैल गए। भारत में मगध का साम्राज्य विदेशी आक्रमणों के कारण छिन्न भिन्न हो गया और उसके स्थान पर अनेक राज्यों की स्थापना हो गई, जिनमें मध्यकाल में सामंतवादी पद्धति प्रचलित थी। सामंतवाद का इतिहास सभी देशों में शोषण प्रधान रहा है। इसके अलावा ये राज्य बहुत अधिक निर्बल थे। एडम ने तो यहाँ तक लिखा है कि सामंतवादी प्रथा एक भद्दे ढंग से संगठित अवस्था थी। इन्हीं दोषों के कारण सामंतवाद का पतन हो गया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। आधुनिक युग, राष्ट्रवाद पर आधारित आधुनिक प्रभु सत्तात्मक राज्य की धारणा। आधुनिक राज्यों का उदय। इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि जब कभी भी समाज में एक नई उत्पादन प्रणाली का जन्म होता है और नया आर्थिक वर्ग पैदा होता है, तो विचार, सिद्धांत और राजनीति, नैतिकता, सामाजिक मूल्य, धर्म और ऐसी तमाम चीज़ें भी बदलने लगती है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी ऐसी ही शताब्दियाँ थीं। सामंतवाद को तोड़कर मध्यम वर्ग शहरों में आकर व्यापार की तलाश में समुद्रों की छाती को चीरता हुआ, नए नए समुद्री मार्गों का पता लगाता हुआ, नए नए देश जैसे वर्तमान अमेरिका आदि ढूंढता हुआ नए प्रकार के जीवन की तलाश में भटक रहा था। सामंतवादी व्यवस्था जमीन के स्वामित्व पर आश्रित थी और ये मध्य वर्ग के लोग जमीन के अलावा दूसरे धन यानी कि पूंजी पर आधारित थे। आरंभ में व्यापार के लिए तथा थोड़े समय बाद जब विज्ञान की प्रगति हुई तो उद्योगों के जरिए इस वर्ग ने पूंजी अर्जित की, जो भूमि की तरह अचल संपत्ति नहीं थी बल्कि चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी थी। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यह उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग छोटे मोटे व्यापार से बढ़कर बड़े बड़े उद्योगों का मालिक बन गया और यह था आधुनिक पूंजीपति वर्ग का उदय। इस नए आर्थिक वर्ग के उदय ने समाज के हर क्षेत्र को झकझोर दिया। सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था से नई आर्थिक व्यवस्था की टक्कर हुई। सामंतवादी आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन एक सीमित क्षेत्र के उपभोग के लिए होता था। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन पूरे राष्ट्र के लिए था तथा उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा था, सिर्फ मुनाफा। सामंतशाही क्षेत्रीयता के आधार पर बटी हुई थी। इस नई आर्थिक व्यवस्था ने राष्ट्रवाद की मांग की। बड़े बड़े राष्ट्रों के आधार पर राज्य पूरे राज्य का एक कानून, एक न्याय व्यवस्था, एक कार्यकारी और इसके लिए सामंतवादी राजनीतिक व्यवस्था की हत्या आवश्यक थी और वह हुई। इसके उभरते हुए पूंजीवाद ने आहिस्ता आहिस्ता धर्म के स्थान पर विज्ञान, विश्वास के स्थान पर तर्क यानी रीजन, पाप पुण्य के स्थान पर प्रगति, ग्रामीणता के स्थान पर शहरियता, जन्म के असमानता के स्थान पर जन्म से समानता, सामाजिक नियंत्रण के स्थान पर व्यक्तिवाद को महत्व दिया। इस प्रकार हर क्षेत्र में विज्ञान, कला, सामाजिक मूल्य, दर्शन, नैतिकता, राजनीतिकता आदि उभरते हुए पूंजीवाद ने एक प्रगतिशील भूमिका अदा की। यह उभरता हुआ पूंजीवाद करीब 19वीं शताब्दी के आरंभ तक अपनी प्रगतिशील भूमिका निभाता रहा। यह स्वाभाविक भी है। जब तक पूंजीवाद सामंतवादी व्यवस्था से लड़ता रहा, इसका चरित्र क्रांतिकारी रहा, किंतु जब पूंजीवादी व्यवस्था का निश्चित परिणाम पूंजीवाद के दुश्मन नए प्रगतिशील वर्ग, मजदूर वर्ग का जन्म हुआ
और इसने पूंजीवाद को चुनौती देकर पूंजीवाद के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था की लड़ाई शुरू की, तब पूंजीवादी क्रांतिकारिता मजदूर वर्ग के ऊपर दमन, शोषण तथा अत्याचार करके क्रांति विरोधी बन गई। इस प्रकार 17वीं-18वीं शताब्दी का क्रांतिकारी पूंजीवाद आज समाज विरोधी, मजदूर विरोधी, क्रांति का भयभीत दुश्मन बन गया है। समाज के साथ साथ आर्थिक वर्गों के चरित्र भी बदल जाते हैं। कल के क्रांतिकारी आज के क्रांति विरोधी हो जाते हैं। पूंजीपतियों को अपनी मर्जी के राष्ट्रीय प्रभुसत्ताधारी राज्य, जो उदारवादी राजनीतिक दर्शन पर आधारित था, कि लड़ाई को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, या आधुनिक राज्य के विकास के इतिहास को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। सामंतवाद तथा धर्म के खिलाफ प्रभुसत्ताधारी राष्ट्रीय राज्य के लिए संघर्ष, निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ पूंजीवादी प्रजातंत्र के लिए संघर्ष। सामंतवाद तथा धर्म के खिलाफ प्रभुसत्ताधारी राष्ट्रीय राज्य के लिए संघर्ष। मध्यकाल के गर्भ से आधुनिक युग बिना संघर्ष के नहीं निकला है। आधुनिक युग के संघर्ष का आरंभ होता है नए वर्ग, जो यूरोप के शहरों में केंद्रित हो गया था, द्वारा राजशाही तथा राज्य को सामंतवाद तथा चर्च के खिलाफ समर्थन से। 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी इसी संघर्ष की कहानी है। 100 साल युद्ध, 100 ईयर वॉर तथा गुलाब के फूलों के युद्ध, बैटल ऑफ द रोजेस, सुधारवादी रिफॉर्मेशन, पुनर्जागरण, रिनेसेंस जैसे आंदोलन, मैकियावेली, बोधा और हॉब्स 1578 to 1669 का दर्शन, बारूद बनाने के तरीके की खोज, राजाओं की हर क्षेत्र में सामंतशाही तथा चर्च से राष्ट्रीय आधार पर प्रभुसत्ताधारी राज्य के लिए लड़ाई, इससे पहले संघर्ष की विशेषता थी। यह लड़ाई यूरोप के विभिन्न देशों में अलग तरीके से अलग अलग समय चली। धर्म के क्षेत्र में लूथर 1483 to 1546 के विभिन्न देशों में अलग तरीके से अलग अलग समय तक चली। धर्म के क्षेत्र में लूथर 1483 to 1546 तथा कैल्विन का सुधारवादी आंदोलन, कला, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में विंची तथा कैल्विन का सुधारवादी आंदोलन, कला, साहित्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में विंची, बेकन आदि का पुनर्जागरण आंदोलन, विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन आदि की खोजें, आर्थिक क्षेत्र में व्यापार, नए समुद्री मार्ग तथा नए देशों की खोज, अनुसंधानों में बारूद, कागज, प्रिंटिंग प्रेस, दिशा सूचक यंत्र, राजनीतिक दर्शन में दांते, मैकियावेली, बोधा जैसे दार्शनिक राजाओं में फिलिप द फेयर, फिलिप द्वितीय, हेनरी सप्तम ने आधुनिक युग की घंटियां बजाई। सामंतवाद तथा चर्च की हार हुई और यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल जैसे सबल प्रभुसत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों का जन्म हुआ, जो निरंकुश शासकों द्वारा शासित थे। इस प्रकार नई अर्थव्यवस्था ने नए वर्ग के आंदोलन के पुराने सामाजिक ढांचे को तोड़कर नई धारणाएं भर दी और राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवादी स्थानीयता की जगह नई राष्ट्रीयता तथा शक्तिहीन राज्यों की जगह प्रभुसत्ताधारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की। ये राज्य राजाओं द्वारा खड़े किए गए और निरंकुश राजाओं का शासन इन पर जमा, जैसे इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ, फ्रांस में लुई 14वां आदि। अब उभरते पूंजीवाद ने लड़ाई का दूसरा दौर शुरू किया। वह था निरंकुश राजशाही के खिलाफ पूंजीवादी प्रजातंत्र का, राजा की प्रभुसत्ता के बजाय जनता की प्रभुसत्ता का। निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ पूंजीवादी प्रजातंत्र के लिए संघर्ष। सामंतशाही और चर्च को धक्का देकर पूंजीवादी वर्ग ने निरंकुश राजा तो खड़े कर लिए, किंतु उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं तथा आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के लिए राजतंत्र उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने अपने संघर्ष का दूसरा दौर राजतंत्र के खिलाफ प्रजातंत्र की स्थापना के लिए शुरू किया। इसे राजनीति में उदारवाद, लिबरलिज्म के लिए संघर्ष कहते हैं। जनता जनार्दन को पहली बार राजनीतिक लड़ाई में शामिल किया गया। जनता की प्रभुसत्ता मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार है, जैसे नारों को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई। राजतंत्र ने जब चर्च को चोट पहुंचाई, तो चर्च के प्रतिक्रियावादी समर्थकों ने भी राजा की प्रभुसत्ता को ललकारा।
राजा के खिलाफ प्रतिक्रियावादी पुराने विचारों के चर्च समर्थकों की लड़ाई तो कुछ न कर सकी, किंतु जब इसी लड़ाई का बीड़ा प्रगतिशील तत्वों ने उठाया तो प्रगतिशील आधार पर उन्होंने इसे जनसाधारण की लड़ाई में बदल दिया। इंग्लैंड में राजतंत्र की जड़ें महान प्यूरिटन क्रांति 1649 ग्रेट प्यूरिटन रिवॉल्यूशन ने ढीली कर दी। इस क्रांति में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स प्रथम की गर्दन उड़ा दी गई तथा फिर 1688 में क्रांति हुई तथा निरंकुश राजतंत्र उखड़ गया। जेम्स द्वितीय को इस क्रांति में इंग्लैंड का राज्य छोड़कर देश के बाहर भाग जाना पड़ा। फ्रांस में 1789 में राज्य क्रांति हुई। लुई 16वें को गर्दन से हाथ धोना पड़ा। अमेरिका ने 1776 में इंग्लैंड के शासन के खिलाफ आज़ादी की घोषणा की और पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे से राजतंत्र डगमगा गए। राजनीतिक दर्शन इस लड़ाई को दिया जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसो, थॉमस पेन, मॉन्टेस्क्यू आदि इत्यादि ने। राजनीतिक नियम जो उभरे थे वे थे सरकार तथा राज्य में भेद, संवैधानिक तथा सीमित सरकार, लौकिक प्रभुसत्ता, प्रतिनिधि सरकार, संसदीय शक्ति, न्यायालयों की निष्पक्षता, व्यक्ति के अधिकार आदि। और ये वे आधार थे जिन पर व्यक्तिवाद तथा उदारवाद के सिद्धांत उभरे। फिर कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत उभरा और राजनीतिक दर्शन में उदारवाद के विरोध में यदा कदा सर्वशक्तिशाली राज्य के सिद्धांत के समर्थक आदर्शवादी राज्य के बारे में लिखा है। लड़ाई के इस दूसरे दौर का प्रभाव क्या हुआ? आम धारणा है कि जनता का शासन स्थापित हुआ। क्या यह सत्य है? यह जानने के लिए हमें देखना होगा कि क्रांतियाँ चाहे वे 1649 की इंग्लैंड की हो या 1776 की अमेरिका की, उनकी मांगें क्या थी? किस वर्ग का हित क्रांति ने किया और क्रांति के बाद जो सत्ता में परिवर्तन आया वह क्या था? संक्षेप में बात यह है कि क्रांतियों में मांगें आर्थिक थी और पूंजीपति वर्ग के आर्थिक हित की थी। जैसे 1649 की क्रांति की मुख्य मांग थी कि सरकारी धन बिना संसद की अनुमति के ना खर्चा जाए। 1776 की अमेरिकन क्रांति की मांग थी कि बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर ना लगाया जाए। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। क्या थी ये मांगे? कि बिना पूंजीपतियों से पूछे कोई टैक्स ना लगाया जाए। जब क्रांतियाँ सफल हो गई तो जनता को क्या मिला? पूंजीवादी व्यवस्था का शोषण और दूसरी तरफ से पूंजीपति वर्ग को मिला स्वतंत्रता संपत्ति रखने की और समानता, जन्म से बड़े माने जाने वाले कुलीनों से, मजदूरों से नहीं। भाईचारा आपस में पूंजीपतियों का, मजदूरों से भाईचारा नहीं। संसद में चुनाव के जरिए प्रतिनिधि जाते थे, वे गरीब मजदूर नहीं थे बल्कि पूंजीपति थे, क्योंकि चुनाव लड़ना किसी गरीब आदमी के वश का काम नहीं था। और फिर वोट देने का अधिकार हर एक को नहीं था, यह केवल 19वीं शताब्दी में ही मिला है। और संसदीय सरकार थी पूंजीवादी सरकार। इस प्रकार आधुनिक राज्य पूंजीवादी वर्ग के उभरने से उभरे। उनमें पूंजीवादी प्रजातंत्र कायम हुआ, पूंजीवादी अधिकतर मिले, पूंजीवादी स्वतंत्रता मिली तथा सामंतवाद में भूमि संपत्ति के स्थान पर पूंजी संपत्ति से व्यक्ति की हैसियत जांची जाने लगी। नैतिकता, धर्म, भगवान, सामाजिक मूल्य, संस्कृति, साहित्य, कला तथा अन्य क्षेत्रों में पूंजीवादी विचारधारा फैल गई। इसलिए आधुनिक राज्यों को पूंजीवादी प्रजातांत्रिक राज्य या उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य कहा जाता है। आधुनिक राज्य यानी कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तथा अन्य भूतपूर्व उपनिवेशों में भारत 1947 से पहले राज्य नहीं था। पाकिस्तान, बर्मा, मिस्र, नाइजीरिया, घाना, फिजी, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, लीबिया, सीरिया इत्यादि कितने ही नए राज्यों का जन्म हुआ है। इस शताब्दी में क्यों और कैसे, यह प्रश्न भारत के रहने वालों तथा भारतीय राजनीति के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभुसत्ता इन राज्यों के पास आज़ादी के बाद आई और आज़ादी आई लंबे संघर्षों के बाद। यह संघर्ष साम्राज्यवाद के खिलाफ इन नए राज्यों की जनता ने लड़ा। इन नए राज्यों में आज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पिछड़ापन है। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई किंतु आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। साम्राज्यवादी की निशानियां रह गई समाज के हर क्षेत्र में पिछड़ेपन के रूप में।
यूरोप की पूंजीवाद ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में उपनिवेशवाद कायम किया। यूरोपीय पूंजीवादी देशों ने 18वीं 19वीं सदियों में अपने उद्योग के लिए, कच्चे माल के लिए तथा आधुनिक उद्योगों द्वारा निर्मित तैयार माल को बेचने के लिए बाजार के रूप में प्रयोग करने के लिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। और फिर इन देशों में जब पूंजीवादी वर्ग उभरा तो उन्होंने जनता को उभार कर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलाए और आज़ादी हासिल करके प्रभुसत्तात्मक राज्य कायम किए। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया के नक्शे पर बहुत से नए राज्य दिखाई दिए और यदि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी यूरोप में पुनर्जागरण की शताब्दी थी, यदि 17वीं तथा 18वीं शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीय प्रभुसत्ताधारी पूंजीवादी प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना तथा मजबूती की शताब्दी थी, और यदि 19वीं शताब्दी यूरोप के राष्ट्रों द्वारा एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवादी शासकों की स्थापना की शताब्दी थी, तब निश्चित रूप से 20वीं शताब्दी साम्राज्यों के टूटने तथा स्वतंत्र राष्ट्रीय प्रभुसत्तात्मक राज्यों की स्थापना की शताब्दी है। 1919 में उपनिवेश दुनिया का 72% क्षेत्र तथा दुनिया की 69% जनसंख्या पर छाया हुआ था, जबकि आज केवल 4% क्षेत्र तथा 1% जनसंख्या उपनिवेशी शासन के अंतर्गत है। आज ये नवनिर्मित एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देश तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज और एरियाज कहलाते हैं। ठीक है। और पहली दुनिया में यूरोप तथा अमेरिका के पूंजीवादी प्रजातांत्रिक देश आते हैं। दूसरी दुनिया में मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित समाजवादी देश आते हैं तथा तीसरी दुनिया में हम लोगों के देश आते हैं। सारे यूरोप के साम्राज्यवादी पूंजीपति देशों ने हमारे खून पसीने पर अपनी सेहत बनाई है और बना रहे हैं, फिर भी हमारे देशों को तीसरी दुनिया में डाल दिया। वाह, अजीब स्थिति है। नवनिर्मित ये राज्य आज दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी समस्या है विकास, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वतंत्रता, साम्राज्यवादी देशों से बचाव, जनतंत्र को मजबूत करना, नागरिकों में चेतना, शिक्षा तथा प्रजातांत्रिक भावना का विकास आदि। किंतु इनकी समस्या यह है कि ये समस्याएं नहीं सुलझ रही है। कारण यह है कि ये देश आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी रास्ता अपनाए हुए हैं और इन देशों की सरकारें पूंजीवाद के समर्थन में तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता को समाजवाद का झूठा नारा देकर जनता के अधिकार तथा आंदोलनों को कुचल रही है। दूसरी ओर अपने आंतरिक संकट को टालने के लिए नवनिर्मित राज्य दूसरे पूंजीवादी या समाजवादी देशों से भारी कर्ज ले रहे हैं। आज इन नवनिर्मित राज्यों ने पूंजीवादी तथा साम्राज्यवादी देशों के करीब 40,000 करोड़ यानी कि 50,000 मिलियन डॉलर उधार लिए हुए हैं, जबकि केवल 10 साल पहले यह कर्ज 13,000 करोड़ रुपए था और पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश इनसे करीब 15,000 करोड़ रुपए वार्षिक का मुनाफा कमा रहे हैं। तृतीय विश्व के देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अब उन्हें अपने देशवासियों के लिए आर्थिक विकास और आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थिति को प्राप्त करना है। राष्ट्र राज्य का लक्ष्य यही हो सकता है और यही है भी। राज्य का भावी विकास, विश्व संघ, फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, वर्ल्ड फेडरेशन। निस्संदेह वर्तमान समय में लोकतंत्रात्मक राष्ट्रीय राज्य लोकप्रिय है, किंतु राज्य का यह रूप राज्य के विकास का अंतिम चरण नहीं है। पिछले वर्षों के इतिहास से स्पष्ट है कि ये राष्ट्रीय राज्य तीव्र प्रतियोगिता और अनेक बार युद्ध के कारण होते हैं। वर्तमान समय में वैज्ञानिक आविष्कारों, परस्पर मेल जोल, यातायात, विचारों के आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं समस्याओं ने संसार को बहुत छोटा बना दिया है और इस बात की ओर संकेत किया है कि वर्तमान समय के राष्ट्रीय राज्य इन समस्याओं का हल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इन राष्ट्रीय राज्यों के स्थान पर एक विश्व संघ की स्थापना की जानी चाहिए। यह तो भविष्य ही बतला सकता है कि इस विश्व संघ का रूप क्या होगा, किंतु किसी न किसी रूप में एक विश्व सरकार निश्चित जान पड़ती है।
अंतर्राष्ट्रवाद के महान समर्थक हेराल्ड लास्की का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य की संप्रभुता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है तथा अब राष्ट्रीय राज्यों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। आज के व्यक्ति को साम्राज्यवादी धारणा की नहीं बल्कि संघवाद की आवश्यकता है। वर्तमान समय में क्लैरेंस ए स्ट्रीट और लियोनल कर्टिस आदि विचारकों के द्वारा विश्व संघ की रूपरेखा का चित्रण किया गया है। संपूर्ण मानवता के हित में विश्व संघ की इस कल्पना को कार्य रूप प्रदान करना आवश्यक है। राज्य के अब तक के विकास क्रम को देखकर सहज ही इस बात की आशा की जा सकती है कि राज्य के विकास का भावी रूप विश्व संघ ही होगा। राज्य के विकास क्रम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। ऊपर दिए गए राज्य के विकास के उल्लेख से यह नितांत स्पष्ट है कि राज्य के विकास की कुछ विशेषताएं रही है। प्रोफेसर गैटल के द्वारा राज्य के विकास क्रम की 5 विशेषताएं बताई गई है जो अग्र प्रकार है। अब आप जानेंगे राज्य के विकास की विशेषताएं। राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी। राज्य का प्रारंभिक संगठन बहुत अधिक सरल था, लेकिन मानव जीवन के विकास के साथ साथ राज्य का संगठन जटिल होता गया और राज्य के कार्य बढ़ते चले गए। राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स। प्रारंभ में राज्यों का क्षेत्र छोटा होता था और राज्यों की जनसंख्या कम थी, परंतु समय के साथ साथ राज्यों की जनसंख्या और उनका क्षेत्र बढ़ते चले गए। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य लाखों वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए हैं और उनमें कुछ की संख्या तो करोड़ों में है। राजनीतिक चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। राज्य के विकास के साथ साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना का भी विकास होता गया है। मनुष्य धीरे धीरे समझ गए कि राज्य के बिना कोई भी कार्य ठीक प्रकार से पूरा नहीं हो सकता है। राजनीतिक चेतना के इस विकास ने प्रतिनिधि प्रजातंत्र और संघात्मक राज्य जैसे राज्य और शासन के नवीन रूपों को ढूंढ निकाला और आज भी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तन करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। राज्य का धर्म से अलग होना, सेपरेशन ऑफ स्टेट विद रिलीजन। राज्य के विकास के प्रारंभिक स्तरों पर राज्य और धर्म एक दूसरे से संयुक्त थे और साधारणतया शासकों व धर्माधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के साथ सक्रिय सहयोग किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में राज्य और धर्म एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आज धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेक्युलर स्टेट के विचार को मान्यता प्राप्त है, जिसके अनुसार राज्य के द्वारा व्यक्तियों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए तथा सभी धर्मों को समान समझते हुए सभी धर्मों के अनुयायियों को धार्मिक आचरण की समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। प्रभुसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सॉवरेनिटी एंड लिबर्टी। राज्य के विकास के प्रारंभिक स्तरों पर सामान्यतया निरंकुश शासन व्यवस्थाएं थी, जिनमें राज्य की शक्ति के सामने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्थान प्राप्त नहीं था। परंतु राज्य के विकास के साथ साथ यह समझा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि राज्य की प्रभुसत्ता। अब राज्य की प्रभुसत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय का मार्ग अपनाया गया। राज्य के विकास क्रम में संबंध में प्रोफेसर गैटल द्वारा बताई गई उपयुक्त प्रवृत्तियों के अलावा भी कुछ और प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। विशाल राज्यों में भी प्रजातंत्र की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इवन इन लार्ज स्टेट। प्राचीन काल में प्रजातंत्र का केवल एक ही रूप प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था और छोटे छोटे राज्यों में ही प्रजातंत्र को अपनाया जाता था, किंतु आगे चलकर प्रजातंत्र के एक अन्य रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र का उदय हुआ और विशाल आकार के राज्यों में भी प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को अपनाया जाना संभव हो सका। संघ राज्य के उदय ने भी विशाल आकार वाले राज्यों में प्रजातंत्र को संभव बनाने के कार्य में सफलता प्राप्त की। अगला चरण विश्व संघ की स्थापना, नेक्स्ट स्टेज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन। आज समस्त विश्व के सामने यह बात स्पष्ट हो गई है कि राष्ट्रीय राज्य संपूर्ण मानवता के हितों की दृष्टि से ठीक नहीं है और जिस प्रकार छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की है, उसी प्रकार
विश्व में शांति स्थापित करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक विश्व संघ की स्थापना की जा सकती है और ऐसा किया जाना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। CC1 एंड CC2 आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।